हमने उनकी व्याख्याएं करनी आरंभ की और आज 40 वर्ष हो गए हैं, हम उनकी निरंतर व्याख्याएं करते जा रहे हैं। नए नए विषय उसमें खोजे जा रहे हैं, नए नए प्रकार की व्याख्याएं की जा रही है। हमारी स्थिति लगभग वैसी है जैसे कि जो जैन ग्रंथों में आती है कि सत्य की खोज करने गए, ईश्वर की खोज करने गए, तो 5 अंधों ने कहा कि हाथी है तो ईश्वर कैसे होगा, तो 5 ने अलग अलग तरह से बताया कि ईश्वर क्या है। गांधी का अध्ययन भी हम लोग वैसा ही करते हैं, क्योंकि हमारी बहुत सीमित क्षमताएं हैं। उस सीमित क्षमताओं में हमको एक विषय, एक छोटा सा उसका टुकड़ा देते हैं गांधी का, उस पर अपने अधिकारपूर्ण विचार व्यक्त करते हैं और हम सोचते हैं कि हम गांधी के अधिकृत व्याख्याता है और इसलिए गांधी को हम अपनी तरह से बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन गांधी की संपूर्णता को देखना बहुत मुश्किल है। तो 60-70 तक आते आते जब गांधी के वॉल्यूम्स सामने आए और जो 60-70 के दशक के बाद में 70-80 के दशक में जो राजनीतिक चिंतन में परिवर्तन पश्चिम में आया मुख्य रूप से, जहां पर नए नए प्रकार के राजनीतिक चिंतन जिसे हम जानते हैं रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थियरी के नाम से हम जानते हैं, राजनीतिक चिंतन का पुनर्जागरण हुआ जॉन रॉल्स के बाद में, तो 70-80 दशक में जो नए प्रकार के राजनीतिक चिंतन के कॉन्सेप्ट सामने आए, उदाहरणें सामने आई, तब उन्हें मालूम पड़ा कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अगर देखी जाए तो उनका ओरिजिन गांधी के चिंतन में ढूंढा जा सकता है और वही गांधी के मूल्य है मुख्य रूप से जिनके ऊपर मैं चर्चा करना चाहते हैं। एक उदाहरण में देकर अपनी बात स्पष्ट करना चाहूंगा। 70-80 के दशक में आते आते एक बहुत नए प्रकार का चिंतन सामने आने लगा पश्चिम में, जिसे कहा जाता है ग्रीन पॉलिटिकल थियरी या एनवायरमेंटलिज्म या इकोलॉजिज्म जिसे कहा जाता है। वो चिंतन क्या था? उस चिंतन में देखा गया, ये माना गया मुख्य रूप से कि जो अब तक का पश्चिम का चिंतन है, मुख्य रूप से जो उदारवाद का चिंतन है, जो 18वीं-19वीं शताब्दी से चल रहा है, जिसमें माना गया था कि मनुष्य जो है वो केंद्र है और मनुष्य की सुख सुविधाओं के लिए दुनिया में सब कुछ होना चाहिए, चाहे वो प्रकृति हो चाहे कुछ और प्रकार की चीज हो। इसलिए जो चिंतन है वो मनुष्य केंद्रित होना चाहिए, मनुष्य के पास अधिकार होने चाहिए, जो जॉन लॉक का सिद्धांत था, अधिकार होने चाहिए, मनुष्य के पास जीने का अधिकार हो, उसको प्रॉपर्टी का अधिकार हो, उसको रहने का अधिकार हो, उसको स्वतंत्रता का अधिकार हो, यानी जो कुछ भी है वो मनुष्य को मिले, क्योंकि मनुष्य ही पृथ्वी का, इस ब्रह्मांड का केंद्र है। इसलिए उस पर उसके सुख सुविधाओं को मिलने वाले वस्तु ही सही है। सही और गलत का निर्णय का आधार सिर्फ यह है कि मनुष्य के क्या सुख सुविधाएं मिल रही है। उसी चिंतन का आज जिसे हम एक दूसरे अर्थ में बात करते हैं कि आज हम कंज्यूमरिज्म की बात कर रहे हैं, आज हम एमएनसीज की बात कर रहे हैं, हम आज मल्टीनेशनल्स की बात कर रहे हैं, हम आज कह रहे हैं कि दुनिया मेटलिस्टिक होती जा रही है। ये मुख्य रूप से इसका जो केंद्र बिंदु है वो क्या है कि हम अपने चिंतन का केंद्र मनुष्य को या व्यक्ति को मानते हैं कि व्यक्ति केंद्र में है और ये सारी दुनिया, सारी वर्ल्ड, सारा ब्रह्मांड उसके चारों तरफ घूमता है। और चूंकि हम एक विशिष्ट, एक उसके व्यक्ति है, विशिष्ट प्राणी है, तो हमारा एक अधिकार है कि हम सारी दुनिया को अपनी तरह से परिभाषित करें। इस केंद्र को जिसे कहा जाता है एंथ्रोपोसिज्म, इसके जब चेतना, इस पर जब अटैक हुआ 70-80 के दशक में, इस बात पर अटैक हुआ जब देखा जाने लगा कि बायोडाइवर्सिटी समाप्त होती जा रही है, दुनिया में जीव जंतु समाप्त होते जा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, एनवायरमेंट के क्षरण से मनुष्य को भी समस्या उत्पन्न होती जा रही है, तापमान पृथ्वी का बढ़ रहा है, इन सब का विकल्प कैसे खोजा जाए, इसको नियंत्रित कैसे किया जाए। तब एक नए प्रकार का चिंतन आरंभ हुआ जिसे कहा गया कि मनुष्य केंद्रित चिंतन न होकर चिंतन वो होना चाहिए जिसका केंद्र यह हो कि वह प्रकृति केंद्रित हो, जिसमें मनुष्य उसका एक हिस्सा हो। यानी मनुष्य एक हिस्सा है, प्रकृति के बहुत से हिस्से हैं, तो उन बहुत से हिस्सों में मनुष्य भी एक हिस्सा है। चूंकि मनुष्य सोच समझ सकता है, उसको ज्यादा ताकतवर है, इसलिए उसके पास ये नैतिक अधिकार नहीं है कि पृथ्वी के दूसरे जीव जंतुओं पर वो नियंत्रण कर सके। इसको बहुत अच्छे तरीके से ग्रीन पॉलिटिकल थ्योरी के रूप में सामने रखा गया। जब ये बात सामने आई और जो आज विश्व में अधिकतर जगह पर आप देखें जितने भी बड़े राष्ट्र हैं उन सब में इस पर आधारित राजनीतिक पार्टियां बन गई, ग्रीन पॉलिटिकल पार्टीज। जो बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखना शुरू किया। जनता उनसे पूछती थी कि अगला इलेक्शन जब आप लड़ने जा रहे हैं तो पहले ये स्पष्ट कीजिए, ये मत बताइए कि हमको अधिकार क्या मिलेंगे, हमको सुविधाएं क्या मिलेगी, ये बताइए कि आप पर्यावरण के बारे में क्या करेंगे। ये आप अगर नहीं बताते तो हम आपको वोट नहीं देंगे। तो बड़े बड़े राष्ट्रों में जो विकसित राष्ट्र हैं उसमें ये चिंतन ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से सामने आया। और आज जिसे हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट या डोमिनेंट पॉलिटिकल थॉट कहते हैं, उसमें ग्रीन पॉलिटिकल थियरी का एक विशिष्ट स्थान है। इसका जो केंद्र बिंदु है, इनके जो लोग हैं जिन्होंने इसको आगे प्रचारित किया, वो उन्होंने जब अध्ययन करना शुरू किया, जैसे इसमें धारणा है जिसे कहा जाता है अर्न नेस, एक विचारक था नॉर्वे का, जिसने कॉन्सेप्ट दिया डीप इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट, जिसमें इस धारणा को बहुत अच्छी प्रकार से बताया गया। शूमेकर, हम सब लोग जानते हैं, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, जिसने इस धारणा को और अच्छी प्रकार से बताने की कोशिश की। ये जो लोग हैं, इन लोगों ने जब अपना अध्ययन शुरू किया
और इस ग्रीन पॉलिटिकल थियरी को आगे बढ़ाने की कोशिश की, तब इन्हें गांधी की याद आई। इन्होंने गांधी का अध्ययन किया और इन्होंने कहा कि गांधी क्या कहता था इसके बारे में। और तब जो गांधी का अमर वाक्य है, इसे सभी एनवायरमेंटलिस्ट अपने चिंतन में, अपने कार्यों में, अपने पैम्पलेट्स में बड़े जोर शोर से सामने रखते हैं। वो क्या था कि द अर्थ हैज गॉट इनफ टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, बट इट हैजंट गॉट इनफ टू सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ इवन ए सिंगल पर्सन। इस पृथ्वी के पास इतना है कि वो सारे लोगों के जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा कर सकती है, लेकिन इतना नहीं है कि एक व्यक्ति के लालच को भी पूरा कर सके। सारी ग्रीन पॉलिटिकल थियरी का आधार यही है कि हमें नेचुरल रिसोर्सेस का जो दोहन है वो इस तरह से नहीं करना चाहिए हमारी ग्रीड के आधार पर। हमें ये मानना चाहिए कि प्रकृति में सबको रहने का उतना ही अधिकार है जितना कि हमको अधिकार है। इसलिए कई बार मैं इस बात को कहता भी हूं कि जब हमारे यहाँ पर जैसे इलेक्शंस हो, चुनाव हो, तो चुनाव में सिर्फ जो चुनाव में वोट देते हैं उनसे न पूछा जाए कि वोट किस प्रकार से दिया जाए, उस क्षेत्र के पशुओं से पूछा जाए कि इस व्यक्ति को वोट देना चाहिए नहीं देना चाहिए। पेड़ पौधों से पूछना चाहिए कि ये व्यक्ति चुनने योग्य है या नहीं है। नदी नाले से पूछना चाहिए कि व्यक्ति चुनने योग्य नहीं है, क्योंकि इसके चुनने से हमको क्या नुकसान होने वाला है। इस धारणा को, जिसमें व्यक्ति को प्रकृति का एक हिस्सा माना गया, ये महात्मा गांधी की मूल्य है, महात्मा गांधी की बहुत बड़ी देन है। और इसलिए आज जब सारा विश्व इस धारणा को मान रहा है, इसको स्वीकार कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि गांधीवादी मूल्य से ज्यादा उपयोगी या ज्यादा उपयुक्त गुण है वो आज के समय में किसी प्रकार के नहीं है। इसी धारणा को अगर हम आगे लें दूसरे सेंस में, जो गांधी ने बहुत बड़ी धारणा दी थी जिसकी मैंने बात की, सत्याग्रह की, तो गांधीवादी मूल्य सत्याग्रह पर आधारित क्या थे? मुख्य रूप से अहिंसा पर आधारित थे। इस अहिंसा का जो शब्द का अर्थ है वो गांधीवादी तरीके से अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो हम पाएंगे कि जितने भी राजनीतिक चिंतन है उसमें जो आज मनुष्य की समानता का जो मूल्य है वो अहिंसा पर आधारित है। क्योंकि समानता का अर्थ है सभी व्यक्तियों में एक चीज समान है कि वो ये तय कर सके कि उन पर शासन कौन करेगा। अहिंसा का क्या अर्थ है कि हम सभी व्यक्तियों को समान माने, न केवल व्यक्तियों को, अभी तो उनका चिंतन व्यक्तियों से दूर जो प्राणी हैं उन तक, जो जीव जंतु हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उन तक भी उसका चिंतन होना चाहिए। हम सब लोग गांधी की घटना को जानते हैं कि गांधी एक बार यात्रा पर थे और उन्होंने कहा कि मुझे धोने के लिए, हाथ धोने के लिए पानी चाहिए। तो पड़ोस में एक नदी, पास में नदी थी 2 किलोमीटर पर, वहां से व्यक्ति गया, एक बाल्टी पानी भरकर लेकर आया और उन्होंने कहा कि साहब ये पानी में लेकर आया हूं, अपने हाथ धो लीजिए। तो गांधी ने हाथ धोए और फिर कहा कि इस बाल्टी के पानी को वापिस ले जाकर नदी में डाल दीजिए। तो उस व्यक्ति ने कहा साहब इतने 2 किलोमीटर दूर से तो मैं लेके आया हूं, इसको वापिस डालने से क्या फर्क पड़ता है, इतनी दूर वापिस कैसे जाऊंगा। तो उनका नहीं, हमको जितना जरूरत थी उसको हमने ले लिया, ये पानी प्रकृति का है, इसको वापिस प्रकृति को दीजिए, अगर आप नहीं जाते तो मैं लेकर इसको जाऊंगा। ये उनके चिंतन का सोच था कि व्यक्ति हो चाहे पानी हो, उन सबका अपना महत्व है, पत्थर हो चाहे पेड़ हो, उन सबका अपना महत्व है, समान महत्व है। इसलिए स्वतंत्रता या समानता का जो सिद्धांत उदारवाद में हम सिर्फ मनुष्यों तक सीमित करते हैं, वो गांधी के चिंतन में मनुष्यों से परे भी उसके अंतर्गत चला जाता है। इसलिए आज गांधी को एक बहुत बड़ा चिंतक के रूप में माना जाता है कि गांधी एक राजनीतिक चिंतन है जिसने चिंतन को व्यापक स्वरूप पर